हेलो एवरीवन, मैं हूं पुलिस पराशर और आप देख रहे हैं कॉन्सेप्चुअल मैकेनिज्म। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9 के चैप्टर नंबर 1 के बारे में। इससे पहले प्रीवियस वीडियो में जो मैंने क्लास 9 का बनाया था उसमें मैंने डिस्कस किया था सॉलिड, लिक्विड और गैस के बीच में क्या डिफरेंसेज होते हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सबसे पहले कि कौन से और स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं। सॉलिड, लिक्विड, गैस के अलावा 2 स्टेट्स ऑफ मैटर और भी होते हैं जिन्हें फोर्थ और फिफ्थ स्टेट्स ऑफ मैटर माना गया है। वो फोर्थ और फिफ्थ स्टेट्स ऑफ मैटर कौन से है? पहला है प्लाज्मा और दूसरा है बीईसी यानी बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट पार्टिकल। दोनों एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट नेचर के होते हैं। एक सुपर एक्साइटेड नेचर का होता है, जो प्लाज्मा है वो सुपर एक्साइटेड नेचर का होता है, वहीं जो बीईसी है वो सुपर कूल नेचर का होता है। ये प्लाज्मा जो है सुपर एक्साइटेड पार्टिकल से मिलकर बना होता है, सुपर एनर्जेटिक पार्टिकल से मिलकर बना होता है और ये पाया जाता है सारे स्टार्स में। इसके पार्टिकल्स स्टार्स में पाए जाते हैं, इसी के कारण ये ग्लो करता है। वहीं अगर बात करें हम बीईसी पार्टिकल्स की, तो ये सुपर कूल पार्टिकल होते हैं। ये वो स्टेट्स ऑफ मैटर होता है जिसमें किसी गैस को ले लिया जाए जिसकी डेंसिटी बहुत ही ज्यादा कम है। उस कम डेंसिटी वाले गैस को अगर हम सुपर कूल, सुपर लो टेम्परेचर पर करें तो जो पार्टिकल्स हमें मिलते हैं वो क्या होते हैं? बीईसी पार्टिकल्स होते हैं। अगर हम प्लाज्मा की बात करें तो सुपर हॉट किया जाए अगर किसी मॉलिक्यूल को, एक्चुअली में जो प्लाज्मा पार्टिकल्स होते हैं वो सुपर एनर्जेटिक पार्टिकल्स होते हैं गैस की तरीके के ही, लेकिन गैसेस में उतना ज्यादा भी एनर्जी नहीं होता है, इसमें बहुत ज्यादा ही एनर्जी होता है। एनर्जी क्यों ज्यादा होता है? क्योंकि ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स और आयन से मिलके बने होते हैं। अगर हम बात करें कि कहाँ पाए जाते हैं, तो ये वो स्टेट्स ऑफ मैटर है जो यूनिवर्स में मोस्ट कॉमनली पाया जाता है। जनरली 99% प्लाज्मा ही पाया जाता है पूरे यूनिवर्स में। बाकी सॉलिड, लिक्विड, गैस और जो सुपर कूल्ड बीईसी है वो कम पाया जाता है, सबसे ज्यादा यही पाया जाता है। हमारे जो स्टार्स है लाइक सन, वो भी प्लाज्मा पार्टिकल से मिलकर ही बने होते हैं। तो आइए इनकी प्रॉपर्टी को देख लिया जाए। प्लाज्मा सुपर हॉट और सुपर एक्साइटेड स्टेट ऑफ मैटर है। इसके अगर एग्जाम्पल की बात करें हम, तो फ्लोरेसेंट ट्यूब और नियॉन बल्ब में इन पार्टिकल्स का यूज किया जाता है। ये सुपर एनर्जेटिक पार्टिकल है, गैसेस की तरीके से होते हैं, लेकिन गैस और इसके बीच में एक ही डिफरेंस है, गैसेस सुपर एनर्जेटिक पार्टिकल नहीं है और ये सुपर एनर्जेटिक पार्टिकल है। अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन से मिलके बने होते हैं। जनरली अगर बात करें हम इनके ऊपर चार्ज के, तो ये न्यूट्रल पार्टिकल होते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव दोनों पार्टिकल से मिलके बने होते हैं। मोस्ट कॉमनली ऑकर्ड स्टेट्स ऑफ मैटर है यूनिवर्स में पाया जाने वाला। ये स्टार्स में पाया जाता है और स्टार्स में पाए जाने के कारण ही स्टार्स इन्हीं पार्टिकल्स के कारण ही ग्लो करते हैं। अगर हम बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट की बात करें तो इसको बनाने के लिए हम कैसे बना सकते हैं? बीईसी को कोई लो डेंसिटी का गैस ले ले, जैसे कि रुबिडियम 87। इसकी डेंसिटी बहुत कम होती है रुबिडियम की। इसको लेकर के सुपर कूल कर दे हम, यानी खूब कम टेम्परेचर पे इसको ठंडा कर दे, तो जो पार्टिकल्स हमें मिलेंगे वो बीईसी के पार्टिकल्स होंगे। तो बीईसी क्या है? बीईसी इज फॉर्म्ड व्हेन ए गैस ऑफ एक्सट्रीमली लो डेंसिटी इज कूल्ड एट सुपर लो टेम्परेचर। एक्सट्रीमली लो डेंसिटी के गैस को जब हम सुपर लो टेम्परेचर पे कूल करते हैं तो जो फॉर्म होता है वो बीईसी फॉर्म होता है। इसकी डिस्कवरी की थी एस.एन. बोस और आइंस्टीन ने मिल करके। 1920 में इन लोगों के बीईसी पार्टिकल्स की डिस्कवरी के लिए फिजिक्स का नोबेल प्राइज भी दिया गया था। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा कि प्लाज्मा और बीईसी एक दूसरे के बिल्कुल ही अपोजिट पार्टिकल्स है। जहां प्लाज्मा एक सुपर एनर्जेटिक पार्टिकल है, तो वही ये सुपर अनएनर्जेटिक पार्टिकल है। इसकी एनर्जी बहुत ही
लो होती है और मॉलिक्यूल्स पास पास होते हैं। एक और बात मैं बता देना चाहूंगा कि प्लाज्मा के पार्टिकल गैस की तरीके से होने के कारण इसका जो वॉल्यूम और शेप होता है वो इंडिफिनिट होता है, निश्चित नहीं होता है। तो जिस भी कंटेनर में हम प्लाज्मा को रखेंगे वो उसी का शेप क्या कर लेता है, एक्वायर कर लेता है। ओके, तो जो सन है वो प्लाज्मा से ही मिलकर बना हुआ है और सन बहुत बड़ा है, इसलिए मैंने कहा कि ज्यादातर जो स्टेट ऑफ मैटर है वो सबसे ज्यादा प्लाज्मा ही पाया जाता है इस पूरे यूनिवर्स में। अब हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे स्टेट्स ऑफ मैटर को आपस में इंटर कन्वर्ट किया जा सकता है, आपस में इंटरचेंज किया जा सकता है, कैसे सॉलिड को लिक्विड में, लिक्विड को गैस में बदला जा सकता है। तो आइए देखते हैं इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। दो ऐसी फोर्सेज हैं जो मैटर को कन्वर्ट कर सकती है। पहला है टेम्परेचर और दूसरा है प्रेशर। तो हम मैटर के स्टेट को या तो टेम्परेचर चेंज कर सकते हैं या प्रेशर चेंज करके कन्वर्ट कर सकते हैं। जनरली हमें जो प्रेशर देखने को मिलता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर देखने को मिलता है, इसलिए जो प्रेशर है वो उतना ज्यादा डिटरमाइनिंग फैक्टर नहीं है स्टेट ऑफ मैटर को एक दूसरे में चेंज करने के लिए। तो जनरली टेम्परेचर का यूज किया जाता है मैटर के स्टेट को एक दूसरे में चेंज करने के लिए, यानी सॉलिड को लिक्विड में, लिक्विड को गैस में चेंज करने के लिए, वापस गैस से सॉलिड में या फिर गैस से लिक्विड फिर सॉलिड में चेंज कर सकते हैं। यानी सारे स्टेट्स ऑफ मैटर को एक दूसरे में चेंज कर सकते हैं उनके टेम्परेचर को चेंज करके। जब हम किसी मैटर के स्टेट का टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो उसका टेम्परेचर तब तक इंक्रीज होता रहता है जब तक कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कन्वर्ट होना ना स्टार्ट हो जाए। यानी कि मान लो कि हमारे पास सॉलिड है और उसका टेम्परेचर बढ़ाते गए, तो जब तक हीट देते रहेंगे, टेम्परेचर देते रहेंगे, उसका टेम्परेचर बढ़ता रहेगा और जैसे ही वो दूसरे स्टेट में चेंज होना स्टार्ट हो जाता है तो है उसका टेम्परेचर बढ़ना कम हो जाता है। और जो हम टेम्परेचर प्रोवाइड कराते हैं, जो हीट प्रोवाइड करते हैं, वो एनर्जी किसको चेंज करने में लग जाती है, स्टेट ऑफ मैटर को चेंज करने में लग जाती है। तो आइए देखते हैं हम कैसे चेंज कर सकते हैं। अगर हम सॉलिड को हीट करें तो वो लिक्विड में चेंज हो जाता है और वापस लिक्विड को अगर कूल करें तो वो सॉलिड में चेंज हो जाता है। यानी सॉलिड का टेम्परेचर बढ़ाए तो लिक्विड में चेंज हो जाएगा, लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ाए तो कूल होके सॉलिड में चेंज हो जाएगा। इसके पीछे का इसका मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट कारण होता है। जैसे अगर सॉलिड के मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट की बात करें तो इनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा पाया जाता है और ये पार्टिकल्स एकदम पास पास पाए जाते हैं। जब हम इसके टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं यानी कि हीट करते हैं तो इनमें इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। इन मॉलिक्यूल्स की एनर्जी बढ़ जाती है हीट प्रोवाइड करने पे और ये मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन करने लगते हैं और एक दूसरे से दूर भागने लगते हैं। जैसे ही इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक हो जाता है तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस बढ़ जाते हैं और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टेम्परेचर देने के कारण वीक हो जाता है और ये चेंज हो जाते हैं लिक्विड में। अब लिक्विड को अगर हम हीट करें तो ये चेंज हो जाते हैं गैसेस में और गैसेस को अगर कूल करें तो ये चेंज हो जाता है लिक्विड में। अब यहाँ भी क्या होता है, फर्दर जब हम इसको हीट करते हैं तो ये मॉलिक्यूल्स इनका टेम्परेचर बढ़ जाता है, हीट करने पे टेम्परेचर बढ़ जाता है, ये मॉलिक्यूल आपस में टकराने लगते हैं और दूर दूर जाने लगते हैं। और एक बार इतने दूर चले जाए कि ये बाउंड्री वाल को पार कर जाए तो ये गैसेस में कन्वर्ट हो जाते हैं, क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल में सबसे मिनिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है और इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस मैक्सिमम होते हैं, तो ये हीट देने पे ऐसे हो जाते हैं। अब अगर हम इन मॉलिक्यूल्स को कूल करें
तो इनका टेम्परेचर कम होने लगता है। टेम्परेचर कम होने के कारण इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ने लगता है, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ने के कारण ये कूल होके क्या हो जाते हैं, लिक्विड में चेंज हो जाते हैं। फर्दर अगर लिक्विड को हम कूल करें, तो ये किस में चेंज हो जाते हैं, सॉलिड में चेंज हो जाते हैं, इनका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होने के कारण। अब एक और चीज है कि हम चाहे तो सीधे गैस को सॉलिड में चेंज कर सकते हैं, और सॉलिड को भी सीधे गैस में चेंज कर सकते हैं, हीट दे करके ही और यहाँ कूल करके। ठीक है, तो क्या होगा, जैसे कि गैसेज में एग्जांपल हम अभी ले लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का एग्जांपल ले लिया। कार्बन डाइऑक्साइड को जब हम कूल करते हैं तो वो सॉलिड में चेंज हो जाता है, और जब हीट करते हैं तो वो गैस में चेंज हो जाता है। तो ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं जो सीधे सॉलिड से लिक्विड में ना चेंज होके गैस में चेंज हो जाते हैं, और गैस से सीधे वापस सॉलिड में चेंज हो जाते हैं। एग्जांपल है CO2, जिसको हम ड्राई आइस बोलते हैं, तो इस तरीके से और भी एग्जांपल है। ड्राई आइस के अलावा नेप्थलीन है, कैम्फर और नेप्थलीन है। ये सब सीधे गैसेज से सॉलिड में और सॉलिड से गैसेज में चेंज हो जाते हैं। अब इन प्रोसेसेस को कहते क्या है, इस बारे में जान लेते हैं। सॉलिड को अगर हीट किया जाए तो इस प्रोसेस को बोलते हैं बॉइलिंग। मतलब सॉलिड को अगर हीट किया जाए और वो लिक्विड में चेंज होने लगे तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं मेल्टिंग। ओके, यानी सॉलिड को मेल्ट करके लिक्विड में चेंज किया जा सकता है। और लिक्विड को कूल किया जाए तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग। लिक्विड को अगर हीट किया जाए तो वो गैसेज में चेंज हो जाते हैं, और इस प्रोसेस को यानी लिक्विड से वेपर में चेंज होने को क्या बोलते हैं, वेपराइजेशन। केवल यहाँ पे टेम्परेचर की बात करेंगे तो सॉलिड को अगर मेल्ट कर दिया जाए, इस प्रोसेस को मेल्टिंग बोलते हैं। मेल्ट कर दिया जाए तो ये किसमें चेंज हो जाते हैं, लिक्विड में चेंज हो जाते हैं। वापस अगर लिक्विड को फ्रीज कर दिया जाए तो वो सॉलिड में चेंज हो जाता है। अब जैसे एग्जांपल के लिए क्या देख सकते हैं, सॉलिड कौन सा है, आइस। तो आइस को मेल्ट कर दिया जाए तो किसमें चेंज हो जाता है, वाटर में चेंज हो जाता है। और वाटर को अगर और हीट किया जाए तो ये किसमें चेंज हो जाता है, वेपर में चेंज हो जाता है। तो जरा देखिए कि आइस को हमने मेल्ट किया तो वाटर में चेंज हो गया, और मेल्ट कैसे किया, हीट को प्रोवाइड करके। लिक्विड को अगर हम हीट करेंगे तो गैसेज में चेंज हो जाएंगे, और इस चेंज होने के प्रोसेस को क्या बोलेंगे, वेपराइजेशन बोलेंगे। एक और तरीके से लिक्विड को वेपर में चेंज किया जा सकता है, उस प्रोसेस का नाम है इवापोरेशन, जिसके बारे में बाद में हम डिस्कस करेंगे, इवापोरेशन। तो ये वेपराइजेशन से चेंज हो गया वेपर में। अब गैस से वापस सॉलिड में चेंज करने के प्रोसेस को क्या कहते हैं, कूल करे अगर तो उसको हम सब्लिमेशन बोलते हैं, और सॉलिड से गैस में भी चेंज करने को क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन बोलते हैं। ठीक है, तो मेल्टिंग किसे बोलेंगे, द प्रोसेस ऑफ चेंज ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड इज नोन एज मेल्टिंग। या फिर क्या बोल सकते हैं, द प्रोसेस ऑफ चेंज ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड ऑन हीटिंग इज नोन एज मेल्टिंग प्रोसेस। इधर वेपराइजेशन बताना होगा तो क्या बोलेंगे, द प्रोसेस ऑफ चेंज ऑफ लिक्विड ऑन प्रोवाइडिंग हीट और टेम्परेचर, या फिर द प्रोसेस ऑफ चेंज ऑफ लिक्विड इनटू गैस ऑन प्रोवाइडिंग टेम्परेचर और हीट इज नोन एज वेपराइजेशन। तो लिक्विड से गैस में यानी लिक्विड से वेपर में चेंज होने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, वेपराइजेशन बोलते हैं।
तो अब मैं जरा एक ओवरव्यू बना देता हूं कि क्या होता है इसको वेपर। तो सॉलिड से लिक्विड में चेंज होने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? सॉलिड से लिक्विड में चेंज होने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? मेल्टिंग। और वापस लिक्विड से सॉलिड में चेंज होने के प्रोसेस को हम क्या करते हैं? फ्रीजिंग। लिक्विड से गैस में चेंज होने के प्रोसेस को हम बोलते हैं वेपराइजेशन। गैस से वापस सॉलिड में चेंज होने के प्रोसेस को सब्लिमेशन बोलते हैं। सब्लिमेशन। डायरेक्ट हम गैस को हीट करेंगे तो वो सॉलिड में चेंज हो जाएगा, और सॉलिड से वापस गैस में चेंज होने के प्रोसेस को भी सब्लिमेशन ही बोलते हैं। सब्लिमेशन। तो सॉलिड से फ्रीजिंग और सॉलिडिफिकेशन बोलते हैं। सॉलिडिफिकेशन। गैस से वापस लिक्विड में चेंज होने के प्रोसेस को कंडेंसेशन बोलते हैं। कंडेंसेशन। और गैस से तो इस तरीके से सॉलिड को हम मेल्ट करेंगे तो लिक्विड बन जाएगा, लिक्विड को वापस फ्रीज करेंगे तो सॉलिड बन जाएगा, उस प्रोसेस को फ्रीजिंग बोलेंगे। लिक्विड को गैस में हम वेपराइज करके चेंज कर सकते हैं, उसको वेपराइजेशन बोलते हैं। और गैस को हमें वापस लिक्विड में चेंज करना है तो कंडेंस कर देंगे, यानी ठंडा कर देंगे। अब ये मेल्टिंग क्या है? हीट करेंगे। फ्रीज करने के लिए हम क्या करेंगे? कूल करेंगे। लिक्विड से हम इसको क्या करेंगे? हीट करेंगे, और इसको क्या कर देंगे? हम कूल कर देंगे। गैस से वापस सब्लिमेशन करने के लिए कूल कर देंगे, और गैस से सॉलिड से गैस में चेंज करने के लिए क्या करेंगे? हम इसको हीट कर देंगे। ठीक है, हम हीट कर देंगे और इधर से क्या कर देंगे? कूल कर देंगे। इस तरीके से टेम्परेचर को चेंज करके सारे स्टेट्स को एक दूसरे में चेंज किया जा सकता है। इस तरीके से आइस को हम मेल्ट करके वाटर में चेंज कर सकते हैं, और वाटर को मेल्ट करके हम वाटर को वेपराइज करके वेपर में चेंज कर सकते हैं। और सब्लिमेशन के अगर एग्जांपल की बात की जाए तो ड्राई आइस यानी कि CO2 को हम सीधे सॉलिड में चेंज कर सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस में, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस सॉलिड में यानी ड्राई आइस है, ये ड्राई आइस में चेंज कर सकते हैं, और ड्राई आइस को CO2 में चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने हीट को लॉस किया या फिर हीट को गेन किया। तो इस तरीके से दो टाइप के चेंजेस हो सकते हैं, एक एंडोथर्मिक चेंज और दूसरा एक्सोथर्मिक चेंज। तो अगर कहीं पे गेन इन हीट हो, कोई सिस्टम हीट गेन करे, गेन इन हीट, यानी गेन इन हीट को क्या कर सकते हैं हम? हीट इज एडेड। तो इस तरीके के चेंज को क्या बोलते हैं हम? एंडोथर्मिक चेंज बोलते हैं। एंडोथर्मिक चेंज। अब कहीं पे अगर हीट इज रिमूव्ड या फिर और लॉस इन हीट रिमूव हो, सिस्टम से हीट ले लिया जाए या फिर उससे हीट लॉस हो, इस टाइप का जो चेंज होगा उसे हम एक्सोथर्मिक चेंज बोलते हैं। एक्सोथर्मिक चेंज बोलते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा कि सारे स्टेट्स को एक दूसरे में चेंज किया जा सकता है। उसके हमने कुछ एग्जांपल्स देखे और एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक टाइप के चेंज देखे। अब ये हीट एडेड या हीट को ऐड करने के बेसिस पे और हीट को रिमूव करने के बेसिस पे 6 तरीके से चेंज हो सकते हैं। यानी सॉलिड से लिक्विड में, लिक्विड से गैस में, और गैस से सॉलिड में, और उसी का उल्टा सॉलिड से गैस में, गैस से लिक्विड में, और लिक्विड से सॉलिड में 6 टाइप के चेंज किए जा सकते हैं। तो आइए एक चार्ट के हेल्प से देखते हैं किस तरीके से हीट को ऐड करने पे क्या होता है और रिमूव होने पे क्या होता है।
हीट या गेन के बेसिस पे अब बात कर लेते हैं कि कैसे हम हीट देंगे या लेंगे तो स्टेट्स ऑफ मैटर चेंज होंगे। वो 6 टाइप के होंगे, वो प्रोसेसेस 6 टाइप के होते हैं। जैसे कि सब्लिमेशन में क्या होता है, सॉलिड गैस में या वाइपर में चेंज हो जाता है। सब्लिमेशन के प्रोसेस में हम हीट को ऐड करते हैं। अगर हम हीट को रिमूव करें सॉलिड से तो वो गैस में चेंज हो जाता है और इस प्रोसेस को भी सब्लिमेशन बोलेंगे और ये प्रोसेस एक्सोथर्मिक होगा। यानी हम हीट को ऐड करेंगे तो वो एंडोथर्मिक प्रोसेस है और हीट को रिमूव करेंगे सिस्टम से तो वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। ऐसे ही बात करें अगर हम इवापोरेशन या वेपराइजेशन की, तो यहाँ पे क्या होता है, इस प्रोसेस में लिक्विड गैस में चेंज हो जाता है। अब लिक्विड गैस में कब चेंज होगा, जब इसके मॉलिक्यूल दूर दूर हो जाएंगे। उसके मॉलिक्यूल कब दूर दूर होंगे, जब हम इसका टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे। टेम्परेचर कब इंक्रीज होगा, जब हम इसको हीट देंगे और हीट देने वाले रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। वैसे ही मेल्टिंग या लिक्विफिकेशन की बात कर लेते हैं। तो मेल्टिंग क्या होता है, सॉलिड से लिक्विड में चेंज होने के प्रोसेस को मेल्टिंग कहते हैं। यहाँ पे सॉलिड से लिक्विड में चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मॉलिक्यूल्स को दूर दूर करना पड़ेगा, यानी टेम्परेचर को बढ़ाना पड़ेगा, यानी हीट को ऐड करना पड़ेगा। हीट के ऐड करने को हम एंडोथर्मिक रिएक्शन या एंडोथर्मिक चेंज बोलते हैं। अब बात कर लेते हैं फ्रीजिंग या सॉलिडिफिकेशन की। तो फ्रीजिंग क्या होता है, लिक्विड से सॉलिड में चेंज करने के प्रोसेस को ही फ्रीजिंग या सॉलिडिफिकेशन बोलते हैं। यहाँ पे हमें लिक्विड से सॉलिड में चेंज करने के लिए मॉलिक्यूल्स को पास पास लाना होगा। सॉलिड बनाने के लिए मॉलिक्यूल्स को पास पास लाना होगा, उसके लिए टेम्परेचर कम करना होगा। टेम्परेचर कम करने के लिए हमें हीट को रिमूव करना पड़ेगा और जहाँ पे हीट रिमूव होता है उस रिएक्शन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन या उस प्रोसेस को एक्सोथर्मिक प्रोसेस बोलते हैं। अब बात कर लेते हैं कंडेंसेशन की। तो कंडेंसेशन में क्या होता है, गैस या वेपर का मॉलिक्यूल लिक्विड में चेंज होता है। जैसे कि देखते हैं हम लोग क्या होता है, जो भाप है, बादल बना हुआ है, वो कंडेंस होके वेपर से लिक्विड में चेंज हो जाता है। बादल एक्चुअल में क्या होता है, वेपर फेज में होते हैं, वो कंडेंस होके लिक्विड में चेंज हो जाते हैं और बारिश होती है। तो वहां पे क्या करना पड़ता है, हीट को रिमूव करना पड़ता है। जब वो वेपर ठंडा होता है तो वहां पे बारिश होती है और उस प्रोसेस को भी एक्सोथर्मिक बोलते हैं। यानी सब्लिमेशन किसको बोलते हैं, सॉलिड से गैस या वेपर में चेंज होने को सब्लिमेशन बोलते हैं, या फिर गैस से सॉलिड में भी चेंज होने को हम सब्लिमेशन बोल सकते हैं। इवापोरेशन किस प्रोसेस को बोलेंगे, लिक्विड स्टेट को गैस स्टेट में चेंज होने के प्रोसेस को इवापोरेशन या वेपराइजेशन बोलते हैं। वेपराइजेशन और इवापोरेशन में अंतर क्या है आगे देखेंगे। तब तक के लिए मैं ये बता देता हूँ कि कोई लिक्विड तब वेपराइज होता है जब उसको हम उसके बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंचा देते हैं, लेकिन इवापोरेशन उसके बॉइलिंग पॉइंट के नीचे ही होता रहता है। यानी जैसे कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन 50 डिग्री सेल्सियस पे भी थोड़ा थोड़ा भाप बन के वो उड़ता रहता है। तो ये बॉइलिंग पॉइंट से नीचे यानी 50 डिग्री सेल्सियस पे वेपर बनने के प्रोसेस को इवापोरेशन बोलते हैं। अब मेल्टिंग या लिक्विफिकेशन किसे बोलते हैं, सॉलिड से लिक्विड में चेंज होने के प्रोसेस को मेल्टिंग या लिक्विफिकेशन बोलते हैं। सबके एग्जांपल, सब्लिमेशन का एग्जांपल क्या है, सॉलिड से गैस या वेपर में चेंज होना, वो है कैम्फर का एग्जांपल। कैम्फर को जब हम गर्म करते हैं यानी हीट ऐड करते हैं तो वो भाप बन के उड़ जाता है। वैसे ही सब्लिमेशन का क्या एग्जांपल है, इसी को जब हम ठंडा कर देंगे कैम्फर को ही तो वापस ये चेंज हो जाएगा सॉलिड में। इवापोरेशन का एग्जांपल रेन है, क्लाउड टू रेन, क्लाउड टू रेन हो गया इसका एग्जांपल। इवापोरेशन लिक्विड से गैस, लिक्विड से गैस का हमारे एग्जांपल। अगर इवापोरेशन की बात करें तो वेपराइजेशन की, तो क्या होता है, वाटर से क्लाउड बन जाता है। हमेशा ये प्रोसेस होता रहता है, जहां भी पानी और भाप बन के उड़ता रहता है और वो बादल
बनाता रहता है। इस प्रोसेस को और भी देख सकते हैं कि जैसे शीत पड़ा हुआ है रहता है, रात को कोहरा पड़ा रहता है और जब धूप होता है तो भाप बन के उड़ जाता है। तो 100 डिग्री सेल्सियस थोड़ा टेम्परेचर होता है, लेकिन वो सारा भाप बन के उड़ जाता है, वो इवापोरेशन के कारण होता है। मेल्टिंग या लिक्विफिकेशन की बात करें तो ये तो और आसान है सबसे, आइस से वाटर में चेंज होना। फ्रीजिंग या सॉलिडिफिकेशन वापस वाटर से आइस में चेंज होना। और कंडेंसेशन क्या होगा, कंडेंसेशन भाप से यानी वेपर से वाटर में चेंज होना, वेपर से वाटर में। इस तरीके से 6 टाइप के ये चेंजेज है और इसके मैंने एग्जाम्पल बता दिए। तो यहाँ हमारा ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर चेंज ऑफ स्टेट खत्म होता है। अब कुछ चीजें बची हुई है, जैसे वेपराइजेशन में आ जाता है बॉइलिंग पॉइंट। तो इसके बेसिस पे बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है ये देखेंगे, तो बीपी देखेंगे। मेल्टिंग कैसे होता है, अपने मेल्टिंग पॉइंट पे होता है, तो एमपी देखेंगे। और कंडेंसेशन के बारे में देखेंगे और सब्लिमेशन के बारे में देखेंगे क्या होता है। तो आइए देखते हैं। तो अभी हमने देखा चेंज ऑफ स्टेट्स इनटू सॉलिड एंड लिक्विड एंड गैसेस। तो अभी हमने देखा सॉलिड को लिक्विड में चेंज करना, लिक्विड को गैस में चेंज करना, और 6 चीजें देखी, जैसे सब्लिमेशन, वेपराइजेशन, कंडेंसेशन, फ्रीजिंग एंड लिक्विफिकेशन। ये 6 चीजें देखी। अब उसके बेसिस पे कुछ डेफिनेशन आते हैं जो हमेशा आपको 11 या 12 में काम आते रहेंगे। तो यहाँ पे अच्छे से देख ले कि वो पॉइंट्स 11th 12th में आए, 9th 10th में आए, आपको कभी भी आए तो क्लियर रहे बात है। तो उन्हीं में से है मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, ठीक है। तो जिस टेम्परेचर पे कोई सॉलिड मेल्ट कर जाए उस टेम्परेचर को क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। जिस टेम्परेचर पे कोई सॉलिड मेल्ट कर जाए लिक्विड में उसको क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। तो द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड मेल्ट्स टू फॉर्म लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड इट्स मेल्टिंग पॉइंट। जैसे कि आइस का एग्जांपल ले लिया जाए। आइस कितने डिग्री सेल्सियस पे पिघल जाता है, मेल्ट कर जाता है, 0 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट कर जाता है। तो उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, 0 डिग्री सेल्सियस होगा। अब इसी मेल्टिंग पॉइंट के बेसिस पे एक और डेफिनेशन होता है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ये क्या होता है भाई, तो जैसे ये तो होगा मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक। अब 1 किलोग्राम अगर हम आइस ले ले, उसको 1 किलोग्राम आइस ले ले हम, उसको लिक्विड स्टेट में चेंज करने के लिए अब हम 1 किलोग्राम आइस ले ले और उसको चेंज करना चाहते हैं लिक्विड स्टेट यानी कि वाटर में, तो जितना हमें हीट प्रोवाइड करना पड़ेगा उस हीट को हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोलते हैं। तो वो अमाउंट हीट का जो हम दे करके 1 किलोग्राम सॉलिड को लिक्विड में चेंज कर सकते हैं, जैसे कि आइस को वाटर में चेंज कर सके, तो उसे हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोलते हैं। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 किलोग्राम सॉलिड टू इट्स लिक्विड स्टेट। अब सेकेंड है हमारा बॉइलिंग पॉइंट। ये बॉइलिंग कहाँ देखा हमने, अभी देखा कि हम वाटर को बॉयल करके वेपर में चेंज कर सकते हैं, यानी लिक्विड को गैसियस स्टेट में चेंज कर सकते हैं। तो जिस टेम्परेचर पे वाटर बॉयल होना स्टार्ट हो, जिस टेम्परेचर पे वाटर लिक्विड में चेंज होना स्टार्ट हो, जिस टेम्परेचर पे सॉलिड लिक्विड में होना स्टार्ट हो, उस टेम्परेचर को हम बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं उसका। ओके, तो जिस टेम्परेचर पे लिक्विड बॉयल होना स्टार्ट हो जाए उसी को हम क्या कर सकते हैं, बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड बॉयल टू फॉर्म वेपर्स एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर कॉल्ड इट्स बॉइलिंग पॉइंट। वो टेम्परेचर जिस पर लिक्विड बॉयल करने लगे और वो वेपर में कन्वर्ट हो जाए उसे हम बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। इसी के बेसिस पे एक और है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। जो ही लेटेंट आए तो ही आपको याद आ जाना चाहिए कि 1 किलोग्राम के बारे में हमें सोचना है। तो यहाँ क्या किया हमने, लिक्विड से वेपर में चेंज किया। तो 1 किलोग्राम लिक्विड को
वेपर में चेंज करने के लिए जितना हीट हमें प्रोवाइड करना पड़ेगा उसे ही हम लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन बोलते हैं। तो द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 किलोग्राम लिक्विड टू इट्स गैसियस स्टेट्स इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अब 1 किलोग्राम लिक्विड को गैसियस स्टेट में चेंज करना है, जितना हीट हमें देना पड़ेगा वही क्या है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है। तो गाइज आज के वीडियो में बस इतना ही। अभी और भी टॉपिक इसका रह गया है लेकिन वीडियो बहुत लंबा हो जाता, तो नेक्स्ट टॉपिक का डिस्कशन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें। जो चीजें ना समझ में आई हो या समझ में आई हो तो वीडियो के नीचे कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरीके के बढ़िया बढ़िया वीडियो आपको मिलते रहे और आपके इस लॉकडाउन में भी पढ़ाई चलती रहे।